नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। एक बार आप कमेंट करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप सभी, एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चा, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार। चलिए फटाफट लाइव आ जाएंगे। कुशेंद्र, अतुल, गुड्डू, मुस्कान, सुप्रभु, अखिलेश, सुशील, बसंत, रेणु, जीतू, सुरेश, निखिल, पूजा, अनुज, शालू, एसपी मौर्य, वीरेंद्र, अजय, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। और आपको पता है कि कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 32 को प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। फंडामेंटल राइट्स का लास्ट आर्टिकल चल रहा है, उसके बाद मैं आपको डीपीएसपी की तरफ लेकर जाऊंगी। सो प्लीज गाइस जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप सभी। देखिए आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 इसका आंसर हो जाएगा और अंबेडकर जी ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा बताया है। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो ये आपको नोट करना है, इसको आप नोट करेंगे। अब इसे क्यों हृदय और आत्मा कहा है? क्योंकि ये जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है, ये आपको क्या अधिकार देता है? ये आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किसको देता है? आप लोगों को देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। यानी कि आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कब जा सकते हो? आप तब जा सकते हो, आप यहां पे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना है, घूमने फिरने जाना है क्या? नहीं कोर्ट में कभी भी घूमने फिरने नहीं जाते हैं मैम, कोई लीगल मैटर होगा तभी हमें जाना होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट तब जाएंगे जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अगर कोई भी आपसे आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो आप कहां जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने या इस सरकार ने मेरे मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो ऐसे ही एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226, और ये आपको अधिकार देता है हाई कोर्ट जाने का। यहां पे कहां जाने का? उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यानी कि आपके मौलिक अधिकारों की ये दोनों आर्टिकल्स क्या करते हैं? सुरक्षा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 नंबर की बस पकड़नी होगी, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो फिर आपको 226 नंबर की बस पकड़नी होगी। और इन दोनों से आप इनमें से किसी से भी, आपका मन है कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपका मन है, आपकी चॉइस है, लेकिन किसके लिए जाना है? अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाना है।
बाकी मौलिक अधिकार से अलग जब आपके मैटर होंगे, ये ध्यान रखना बेटा कि केवल मौलिक अधिकारों के मामले में आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, किसी और मैटर में नहीं। आप सोचो कि आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, नहीं। जब मौलिक अधिकारों का वायलेशन होगा, जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर आपको एक हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहना चाह रही हूं, देखो, अगर नॉर्मल केस होता है तो सबसे पहले वो कहां जाता है, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है, यानी कि जिला न्यायालय में। फिर उसके बाद अगर आप यहां सहमत नहीं होते तो फिर वो केस हाई कोर्ट में जाता है। आप यहां भी सहमत नहीं होते तो फिर वो केस आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यानी कि आपको नॉर्मल केसेस में एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट काफी दूर है, मान लो कोई केरल में रहता है, तो केरल का व्यक्ति दिल्ली आएगा तो उसको टाइम लगेगा, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है कि जो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर आपका यूपी का एग्जाम है तो आप उसी पे फोकस करें। तो आपको अब मुझे क्या बताना है, आप मुझे कहेंगे कि मैम ये जो आपने हमें बताया है अभी आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226, अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनेगा तो हम इन दोनों कोर्ट में जा सकते हैं। बेटा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे फिर आपकी जो है ग्राम न्यायालय आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो, अब ये लोग मैम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है? तो प्यारे बच्चे, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। रिट एक तरीके के आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी रिट इशू नहीं कर सकते। रिट कौन इशू कर सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों में से कोई एक कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाओ कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना है। थैंक यू रेनू, आगे सुनिए, ठीक है। आगे देखिएगा यहां पर, अब 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति, जिसमें पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ध्यान से सुनिएगा, ये रिट क्या होती है? सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं कि आपका एक पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम लिख लेते हैं मोहन। मोहन कौन है प्यारे बच्चों? मोहन मैम एक पुलिस ऑफिसर है, यानी कि एक पुलिस अधिकारी है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस अधिकारी है। अब इसने, मोहन ने क्या किया है कि मोहन ने सोहन को गिरफ्तार किया है। सोहन को गिरफ्तार, इसको अरेस्ट किया है, सोहन को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको मैं ये बता दूं कि यहां पर मोहन की ये ड्यूटी बनती है कि वो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सोहन को कहां लेकर जाए? कोर्ट। ये ड्यूटी बनती है ना। आपको बताया था कि आर्टिकल 22 में मैंने बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विद इन 24 आवर्स कहां ले जाया जाता है? मजिस्ट्रेट के पास। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? सोहन को गिरफ्तार कर लिया। मोहन का कर्तव्य है, मोहन का कर्तव्य है कि वह सोहन को 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाए, मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाए, ठीक है। ये उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता।
लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता। तो प्यारे बच्चों बताओ कि मोहन कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। फिर बताओ कि कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है मोहन, जल्दी से। पंकज जी, कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, उन्हें हम ओपन नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे बड़े नाराज हो रहे हैं कि अंकित सर ने कहा था 1 घंटे क्लास, लेकिन आप 1.5 घंटे ले रही हैं। इसलिए ले रही हूं ताकि आप आराम से फ्री हो जाओ, आप अपनी अच्छे से रिवीजन कर सको। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। तो बताइए कौन से आर्टिकल का वायलेशन कर रहा है मोहन। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, कौन से आर्टिकल का वायलेशन कर रहा है मोहन। वेरी गुड, आर्टिकल 22, शाबाश। तो अब इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, तो मोहन क्या कर रहा है, आर्टिकल 22 का वायलेशन कर रहा है। और जब आर्टिकल 22 का वायलेशन कर रहा है मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। तो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को जारी करेगा मोहन के खिलाफ। ये रिट किसके खिलाफ जारी होगी, ये रिट मोहन के खिलाफ जारी होगी। तो लिख लेना, इसलिए, इसीलिए आगे की तरफ लिख लेना आप, इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मोहन के खिलाफ जारी होगी, मोहन के खिलाफ जारी, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है उसने पूरी नहीं की और उसने आपका जो सोहन है उसके आर्टिकल 22 का वायलेशन कर दिया। और वायलेशन कर दिया तो यहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी एक कोर्ट इस रिट को मोहन के खिलाफ जारी करेगा और जारी करके मोहन को यह आदेश देगा कि व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आओ, व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आओ। अगर मैं इसका आपको एक शब्द में मीनिंग बताऊं तो इस रिट का एक शब्द में मीनिंग होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। कौन सा व्यक्ति, जो आपका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है। आई होप मैं आपको इस रिट को समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर रही हूं तो जल्दी से थम्स अप्स और स्माइली दे दीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, जल्दी से धन्यवाद। रामचंद्र बिश्नोई जी, बहुत सारे बच्चे इसमें बिश्नोई भी दिख रहे हैं मुझे, है ना। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। हैंड रिटन पीडीएफ ठीक प्रकार से नहीं बनती है मैम, ठीक है सुपेंद्र जी, ऐसी बात है तो मैं एक बार बच्चे से फिर बात करती हूँ और खुद आज मैं जाकर आपकी जो पीडीएफ है उसको देखती हूं और उसके बाद, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्माइली आ गई। अब बात करते हैं दूसरा, परमादेश। ध्यान से सुनिए, परमादेश क्या होगी। परमादेश प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं मैंडेमस। क्या कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं, मैंडेमस, परमादेश। और इसका एक ही मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। एक बार समझ लो अच्छे से ताकि बार बार पॉलिटी ना पढ़नी पड़े, बस रिवीजन करना पड़े। तुम्हारे ये चेहरे मुस्कुराते हुए जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है ऐसी तुम हंस रहे होगे बैठे बैठे, है ना, ऐसी दांत निकाल रहे होगे बैठे बैठे। चलो पढ़ लो अब, ठीक है। हम आदेश देते हैं। अब बेटा ये किसके विरुद्ध जारी होती है ये रिट। पहला प्रश्न, किसके विरुद्ध जारी, किसके विरुद्ध जारी होती है, किसके विरुद्ध जारी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि मैम ये सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध, सार्वजनिक अधिकारियों यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स, सार्वजनिक अधिकारियों, पब्लिक ऑफिसर्स, ठीक है। पहले सुन लीजिए फिर समझाऊंगी। पब्लिक ऑफिसर्स, सरकार यानी कि गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो सकती है, गवर्नमेंट्स,
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब आते हैं। आपकी स्थानीय यानी पंचायत और नगर पालिका भी आती हैं। ये भी लिख सकते हो पंचायत, नगर पालिका, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और किसके खिलाफ हो सकती है? निगम, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस। और प्यारे बच्चों आगे हम बात करेंगे तो और किसके खिलाफ जारी होती है? और आप कहेंगे कि ये रिट और जारी हो सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के खिलाफ जारी हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय आप लिख सकते हो एक्सेट्रा। इन सब के खिलाफ क्यों मैम? प्यारे बच्चे अगर ये कहें, अगर आप इनके पास किसी काम के लिए जाए और ये कहें हम अपना काम नहीं करेंगे, लिखिएगा जब ये लोग अपना कर्तव्य निभाने से मना करें, यानी अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो अपना कार्य करने से मना करें, अपना कार्य करने से मना करें, करने से मना करें। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को जारी करेगा और कहेगा सुनो, तुम्हें काम करने के लिए बिठाया गया है, मस्ती करने के लिए नहीं, अपना काम करो, नहीं करोगे तो तुम्हें पद छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा काम, सरकार जो तुम्हारा काम है अपना काम करो, अधिकारी जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। यानी अगर ये लोग अपना काम नहीं करेंगे तो आप इनके खिलाफ एक रिट जारी करवा सकते हो जिसे हम कहते हैं मैंडेमस। लेकिन मैम ये तो किताब की बातें हैं, सच्चाई में तो पैसे देने पड़ते हैं। तो बेटा पैसा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमने आदत डाल दी है उन्हें, क्योंकि हमने उन्हें आदत डाल दी है। तो ऐसे लोग जिन्हें कहा गया, बिल्कुल अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है तो गवर्नमेंट डॉक्टर को काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टीचर है तो उसे पढ़ाना पड़ेगा। जिसको जो काम दिया गया है आपको ध्यान रखना है ठीक है, उसे वो करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो सीधा आपके खिलाफ मैंडेमस रिट इशू होगी, सीधा आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ परमादेश रिट जारी होगी। कुशल राज जी समझने की कोशिश कीजिए, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है? कि आपके, अगर आप यहां पे ध्यान से पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसमें हिंदी इंग्लिश वाली बात ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी हिंदी इंग्लिश में ये लिखे हुए हैं नाम, ये रहे, ये आपकी रिट हैं, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिट क्या है? नेक्स्ट है प्रतिषेध। ध्यान से सुनो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, इसका मतलब होता है सीधा सीधा मना करना। अब मना किस चीज के लिए किया जाता है तो बेटा एक डायग्राम बनाकर समझाऊंगी। पहले ये लिख लो किसके अगेंस्ट होती है, किसके विरुद्ध होती है, किसके विरुद्ध जारी, किसके विरुद्ध जारी, विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, जारी मतलब इशू, और मना करना मतलब डिनाई, लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे यहां पे लिखिएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय, इनके विरुद्ध ये रिट जारी होती है। जैसे ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं
कि बेटा यहां पे एक क्षेत्राधिकार है। ये क्या है? क्षेत्राधिकार। ये है प्यारे बच्चों एक जुरिस्डिक्शन। और ये किसका जुरिस्डिक्शन है? किसका क्षेत्राधिकार है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, अधीनस्थ न्यायालय का, इनका क्षेत्राधिकार है। और इनको क्या कहा जाता है कि सुनो, तुम्हें इसके अंदर रहकर काम करना है, केवल इसके अंदर, क्योंकि संविधान ने तुम्हें केवल यही शक्ति दी है। अगर इसके बाहर जाकर काम करोगे तो तुम्हें रोक दिया जाएगा और तुम्हारे खिलाफ ये रिट जारी हो जाएगी, रुक जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। यानी जो तुम्हारा काम है उसे करो, बाहर जाकर काम मत करो। जैसे तुम्हारे घर में भी कई बार तुमसे कहा जाता होगा तुम्हारा काम पढ़ने का है, केवल उसको करो। जब तुम इधर उधर की बातें करते होगे ना, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, आज मैंने देखा उसको ये मिल गया, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं पढ़ने का काम है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ऐसे ही ये आपके सीनियर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कहते हैं कि तुम्हारा काम है इस क्षेत्र के अंदर, बाहर जाओगे तो हम तुम्हें रोक देंगे। तो ये रिट कब जारी होती है? जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करते हैं, उसे हम कहते हैं कि रुक जाओ। और रुकने का मतलब है मना करना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, एग्जाम्पल फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स। ठीक है, जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। अपनी कॉपी में क्या लिखें? अपनी कॉपी में बस इतना लिखो, ये डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया, सिर्फ इतना लिखना है। ये आगे देखिए, अगली रिट इसी की तरह होती है, जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण, जिसे हम कहते हैं सर्टियोररी। और इसका एक ही मतलब होता है मंगवा लेना। मंगवा लेना। क्या मंगवाते हैं? मैं मिठाई मिठाई नहीं मंगवाते, केस मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? मिठाई नहीं मंगवाते। कहीं समझ लो खाने के लिए मिठाई मंगवा रहे, नहीं, मिठाई नहीं मंगवा रहे हैं, मंगवा लेना। और ये किसके विरुद्ध जारी, किसके अगेंस्ट होती है? अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल आप ही मुझे बताएंगे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामला। बताओ, अगर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामला है तो वो कहां जाना चाहिए? मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, मुझे जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे। इंग्लिश में लिखिए। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसे से संबंधित मामला। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड मैटर। बताइए कहां जाना चाहिए बेटा, बताइए जल्दी से, कहां जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना, आपने खुद कहा है कि मैम कहां जाना चाहिए। ये मैटर या तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या फिर मैम जाना चाहिए हाई कोर्ट। लेकिन कहां पहुंच गया? लेकिन कहां पहुंच गया? पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहां पहुंच गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
जिला न्यायालय में पहुंच गया गलती से। अब क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गया तो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो इस मैटर को अपने पास मंगवा लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास मंगवा लेंगे। गलती से कहां पहुंच गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन कहां अब कौन मंगवाएगा? या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस मैटर को अपने पास मंगवा लेंगे। बात समझ में आई? अगर आ गई है तो फिर से क्या करना है? स्माइली देनी है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि अगर कोई मैटर है, अगर कोई मामला जो गलती से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गया है तो उसे आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस रिट के द्वारा अपने पास मंगवाएंगे? तो आप कहेंगे कि हम मंगवाएंगे सर्टियोररी रिट के तहत, क्योंकि उसका मतलब होता है मंगवा लेना। ऐसे मामले जिन पर सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को होता है और वो गलती से अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास पहुंच जाते हैं तो वो उस मैटर को अपने पास मंगवा लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सर्टियोररी रिट। और एक आपकी लास्ट रिट बचती है जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। क्या कहेंगे लास्ट रिट? चलो ये तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आएगी। अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, और इसका एक मीनिंग होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। आपका क्या प्राधिकार है। आपका क्या प्राधिकार है। आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है, पहले लिख लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद यानी कि पब्लिक ऑफिसर, सार्वजनिक पद पब्लिक ऑफिसर के पद को अवैधानिक इल्लीगल अवैधानिक तरीके से ग्रहण होल्ड करता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी होती है। उसके विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मैम नौकरी लग गई पैसा देकर। क्या देकर? आप कहते हो कि मैम नौकरी लग गई हमारे पड़ोसी की, पैसा देकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिसर की पोस्ट पर अगर आप पैसा देकर बैठते हैं तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती है और कोर्ट आपसे पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है कि आप इस पद पर बैठे हैं। कैसे पता चलेगा मैम कोर्ट को? बेटा, आपके कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिन पे विदाउट नॉलेज आप काम नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के आप उन पे काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, टीचर बनने के लिए आपके पास ज्ञान जरूरी है और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे और कभी ना कभी तो बात सामने आ ही जाएगी। जैसे अभी आपने बहुत सारे देखे होंगे, काफी सारे गवर्नमेंट टीचिंग के एग्जाम्स कैंसिल हुए थे कुछ दिन पहले,
तो वो क्यों हुए थे? क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी, बस वो पहुंच गए वहां तक पैसे देकर। तो हम क्या कह सकते हैं? कोर्ट कहेगा कैंसिल करो, हटाओ इनको, ये गलती से यहां पर आ गए हैं। तो यहां पे क्या होता है? करप्शन के थ्रू जब जॉब लेते हैं। तो बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से आप जो है इसको नोट कर लीजिए। एक ही मतलब है इस पूरे रिट का, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है। यश अवस्थी आर्टिकल 20 अपराधियों के अधिकार के लिए है और आर्टिकल 22 उन लोगों के लिए है जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आती है। 20 में जो व्यक्ति जेल में होते हैं उनके अधिकार हैं, जिन्हें जेल में रख दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, जी मैम, पूजा खाडेकर की यूपीएससी वाली पद। हाँ जी। और एक आपने देखा होगा, एक बार मुझे याद नहीं है, काफी पहले की बात, एक लड़की जिसने बिहार में टॉप किया था, उसे सब्जेक्ट सक के नाम नहीं पता था। समझ रहे हो क्या चल रहा है देश में? हाँ बेटा, ये लिखना है। यस, ये लिखना है। मैं बता देती हूं अभी क्या क्या लिखना है आपको। आपको इसमें ये वाली लाइन लिखनी है, इसको चाहो तो आपकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां क्या लिखना है? यहां ये पूरा लिखना है। यहां क्या लिखना है? यहां सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ये जो व्हाइट पेन से है। यहां पे क्या लिखना है? यहां पे केवल इतना लिखना है, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और फिर उसके बाद ये लिखना है। और उसके बाद फिर अब हम चलेंगे डीपीएसपी। अब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब करेंगे हम कल्याणकारी राज्य की बात। क्या करेंगे? कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे। ध्यान से सुनना। आपका एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ठीक है। डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। और प्यारे बच्चे, ये जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं डीपीएसपी ही बोलूंगी, बार बार राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं बोलूंगी। मैम हॉस्पिटल में लिखा रहता है बाहर से दवा नहीं लेना, हैबुट बाहर से दवा लिखते हैं, तो हम क्या हैबुट? क्या बोल रहे हैं राघव आप? बेटा समझ नहीं पा रही हूं मैं। रूबी रॉय, नाम याद है देवेंद्र जी को। हाँ जी, रूबी रॉय थी वो लड़की, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ बेटा, अलग टॉपिक है, अगला टॉपिक है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं क्लास के बाद मतलब आपके आज 10 मिनट या 5 मिनट बात करूंगी, तो आप परेशान मत हो और अभी शांति से पढ़ो। अगर शांति से पढ़ोगे तो ही बात करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? बताओ, क्यों सुनूं तुम्हारी? 35 आर्टिकल पढ़ा चुकी हूं, 33 34 इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना सारा कैसे पढ़े बेटा? इतना सारा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। किसमें है? पार्ट 4, यानी कि भाग 4 में। और प्यारे बच्चे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 डीपीएसपी हैं। कहां से लिया गया है इनको? आयरलैंड से लिया गया है प्यारे बच्चे, आयरलैंड से लिया गया है। टेकन फ्रॉम आयरलैंड, जल्दी से लिख दीजिएगा, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? टेकन फ्रॉम आयरलैंड, इंग्लिश में टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, टेकन फ्रॉम एक मिनट, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। जल्दी से
फटाफट लिख देंगे टेकन फ्रॉम आयरलैंड। 1 मिनट रुकेंगे आप, जल्दी से लिखेंगे, 1 मिनट बस। लिखिए फटाफट यहां तक। लिखिएगा टेकन फ्रॉम, अच्छा पूरा लिख देते हैं, आयरलैंड। टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहां से लिया है? आयरलैंड से। आप इतना कैसे पढ़ी मैम? जैसे पढ़ते हैं, जैसे तुमने 12th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, कोई नई चीज थोड़ी हुई है, ऐसे ही पढ़ना है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि आप मुझसे पूछेंगे कि जो आपका ये आर्टिकल है 36, ठीक है, यहां से शुरू करना होगा। मैम अपनी क्लास दोपहर कर लो ना 12 बजे से। बेटा मेरी 12 बजे एसएससी एमटीएस पे क्लास है अंकुर सैनी। कल मैं ऑफिस जा रही हूँ और कल जाकर कोशिश करती हूँ कि आपका टाइम चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो मुझे टाइम दे दिया करो। या मुझे तुम क्या मानते हो कि आज तुमने ऑर्डर दिया, कल मैंने ऑफिस में ऑर्डर दिया और अगले दिन इंप्लीमेंट हो गया? ऐसा नहीं होता है बेटा, बात करती हूँ कल जाकर, ठीक है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। अब बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए यही बेसिक चीज यहां लिखी हुई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड से लिया गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। क्लियर बच्चा? अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आयरलैंड, बेटा आयरलैंड ठीक तो लिखा है, कहां स्पेलिंग गलत लिख दी है? सही तो लिखा है, कौन सी स्पेलिंग गलत है? अब देखिएगा यहां पे सबसे पहला आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल नंबर 36। तो मैंने आपको पढ़ाया था राज्य की परिभाषा, ये मैंने आपको पढ़ाई थी आर्टिकल नंबर 12 में। वही सेम डेफिनेशन है, इसे मैं अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ओके, आयरलैंड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आप लोगों ने गलत की है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखना है आर्टिकल 36। इन दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप ये वाला लिखेंगे या फिर आप ये डिटेल वाला लिखेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए। उसके बाद आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, सेम डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, सेम डेफिनेशन, ठीक है। आगे देखिए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे हम बात करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और अब हम देखिएगा यहां पे बात करते हैं आपके डीपीएसपी का जो उद्देश्य है। आपको हेडिंग क्या देनी है? डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपीएसपी। तो इनका एक ही उद्देश्य है, ध्यान से, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य, राज्य का मतलब बच्चा यहां देश, कंट्री से है, राज्य की स्थापना। तो क्या लिखेंगे? एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश वेलफेयर, एस्टैब्लिश वेलफेयर वेलफेयर स्टेट, एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्री, मतलब एक ऐसा देश बनाना है। अब यहां पे आपको समझना होगा, देखिएगा, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया।
भारत में कल्याणकारी राज्य यानी भारत को एक ऐसा देश बनाना जहां पे कल्याणकारी हो सके। अब ये कल्याणकारी क्या होता है, एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया एसएससी ने, क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। और क्वेश्चन क्या कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, किसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो बेटा ऐसा देश जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके। और जहां ये चीज होती है वहां कल्याणकारी राज्य होता है। यानी डीपीएसपी में वो सारी बातें हैं जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा विकास होगा। डीपीएसपी कहेगा नौकरी मिलनी चाहिए, डीपीएसपी कहेगा शिक्षा मिलनी चाहिए। ध्यान रखना कि जो डीपीएसपी हैं, ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये प्यारे बच्चे सरकारों के लिए क्या हैं, सरकारों के कर्तव्य हैं, सरकारों की ड्यूटीज हैं। और सरकार को इन ड्यूटीज को, या फिर ड्यूटीज की जगह वर्ड यूज करना, सरकारों के लिए निर्देश, सरकारों के लिए निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं। किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, कि जो जो बातें हमने डीपीएसपी में लिखी हैं अगर आप उन्हें देश में लागू करोगे तो लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। यह आपको ध्यान रखना है। किसने कहा, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कि हमने डीपीएसपी में इतना लिखा हुआ है ना, अगर आप इसे देश में लागू कर दोगी सरकारें तो फिर लोगों का कल्याण ही कल्याण होगा। यानी इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सिंपल सी बात है। आगे देखें, उसके बाद हम आपको एक और चीज बताते हैं। यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य यानी कि सरकारों का कर्तव्य होगा। इंग्लिश में आर्टिकल 37 स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड by any court. It shall be the duty of the state to use these elements in law making. इसका क्या मतलब है मैम, ध्यान से। आपको मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप इन्हें कोर्ट से लागू करवा सकते हो, कोर्ट से लागू यानी कि एग्जीक्यूट, या फिर आप कह सकते हो इन्फोर्स्ड। आप इन्हें कोर्ट से लागू करवा सकते हो, किसको, फंडामेंटल राइट्स को। क्यों, जैसे ही कोई अधिकार छीनेगा तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट से कहोगे इसने मेरा अधिकार छीन लिया, इसने मेरा अधिकार नहीं दिया मुझे। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 क्या कह रहा है कि आप डीपीएसपी को कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, लागू नहीं करवा सकते। आप इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकते बाय द कोर्ट। सीधा लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। डीपीएसपी को कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। आप ये कह के कोर्ट नहीं जा सकते सरकार ने मुझे डीपीएसपी नहीं दिया, सरकार ने क्या नहीं दिया, डीपीएसपी नहीं दिया, नहीं कह सकते। क्योंकि बेटा ये डायरेक्शंस हैं, ये निर्देश हैं सरकारों के लिए। और अगर मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूं, कमेंट मत करो, तुम मान रहे हो, नहीं मान रहे, कर रहे हैं मैम, हम तो करेंगे। तो ऐसे ही आपके डीपीएसपी हैं, ये डायरेक्शंस हैं, सरकार चाहे तो इन्हें लागू कर सकती है और ना चाहे तो सरकार की मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी चलती है। मैं कितना भी मना करूं पर तुम कमेंट करोगे, पर तुम्हारा मन नहीं करेगा,
तो तुम नहीं करोगे। महेंद्र बिश्नोई, इसे साधारण भाषा कहते हैं। इससे साधारण कौन सी भाषा होती है बताओ तो जरा। डीपीएसपी को कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, आर्टिकल 37 कह रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है आर्टिकल 37 कि ये जो डीपीएसपी हैं, जो इस चैप्टर में लिखे गए हैं, सरकार इनको लागू करने का प्रयास करे। सरकार जब पॉलिसी बनाए, जब सरकार नीतियां बनाए, तो इनको ध्यान में रखकर बनाए। तो क्या आज तक सरकार ने ऐसा किया है? मैम बताइए जल्दी से, कभी किया है सरकार ने? बहुत किया है सरकार ने। अभी एग्जाम्पल दूंगी। अब यहां तक समझ आया तो जल्दी से बता दो कि इन्हें लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार को इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। एफआर क्या है? एफआर है फंडामेंटल राइट्स। राम मिलन जी, उन्हें लागू करवा सकते हैं। कल आपसे कोई कहे कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम कहोगे ऐसे कैसे नहीं है, मैं भी कोर्ट जा रहा हूं। लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या देना होता है? थम्स अप और स्माइली देनी होती है। आयुष, अगर ऑनलाइन मुक्का होता ना, अभी तुम्हारे मारती में सच में। अभी मैंने बताया है डीपीएसपी की फुल फॉर्म। कैसे क्लास में सो के उठे हो गया? अभी पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी तो, डंडे के साथ। आगे देखिए, अब आपको यहां पे देखो, पहली बात क्या करेगा? पहली बात, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। बेटा ये आपके फुल डिटेल्स में नोट्स हैं। आपको फुल डिटेल अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो फुल डिटेल में बना लो, और नहीं तो जो मैं हाथ से लिख रही हूं उसको लिख लो। समझ में आना चाहिए सबसे बड़ी बात। आर्टिकल 38 ये किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि मुझे लोगों का कल्याण करना है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 38 कह रहा है सुनो, मुझे तुम्हारा कल्याण करना है। सुनो, आर्टिकल 38 में किसकी बात है? कल्याणकारी, ठीक है, कल्याण की बात है। किसकी बात है? कल्याण करने की बात है, वेलफेयर करने की बात है। किसका वेलफेयर? भारत के लोगों का। अब भारत के लोगों ने कहा, इसने पूछा, आर्टिकल 38 ने कहा सुनो भारत के लोगों, सुनो भारत के लोगों, मुझे तुम्हारा कल्याण करना है। तो भारत के लोगों से कहा बताओ कैसे कर सकता हूं? तो भारत के लोगों ने कहा एक ही चीज है जिससे कर सकते हो, हमें तुम भैया न्याय दे दो, हमें तुम जस्टिस दे दो। क्या दे दो? हमें तुम न्याय दे दोगे। अगर तुम हमें जस्टिस दे दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और जस्टिस कौन कौन सा मांगा? सामाजिक, यानी कि सोशल जस्टिस। फिर दूसरा मांगा इन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय। और तीसरा इन्होंने मांग लिया कि भैया पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा क्या मान लिया? देखना, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। बेटा जिस दिन ये तीनों न्याय लोगों को मिल जाएंगे, लोगों का कल्याण हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, भेदभाव खत्म हो जाएगा, जाति धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे खत्म हो जाएंगे, आपके अमीर गरीब के फासले कम हो जाएंगे, सभी को मतदान का अधिकार मिल जाएगा। उस दिन आपके देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। समझ आई बेटा? यह आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताएं, इतनी बात समझ आई? सामाजिक न्याय, भेदभाव खत्म, आर्थिक न्याय, अमीर गरीब खत्म, पॉलिटिकल जस्टिस, वोटिंग का राइट, और मैम सबको अधिकार हो कि जो इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, उसमें हम सब भी भाग ले सके। बात समझ आई? अब डिटेल में पढ़ लो।
राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर एंड स्ट्राइव टू एस्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर इन विच सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज एश्योर्ड टू एवरी इंडिविजुअल। जिस दिन ये अधिकार, जिस दिन ये न्याय होंगे, ये सारे के सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। सरकार ने काम किया है, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, SC ST एक्ट बनाए हैं। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए सरकार ने सबको नौकरी के अधिकार दिए हैं, सरकार ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया है। पॉलिटिकल जस्टिस के लिए सरकार ने जो भी व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, सभी को मतदान का अधिकार दिया है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन दिया है। तो ये सब क्या है? ऐसा ही है। बिल्कुल पॉलिसी बताऊंगी यश अवस्थी, परेशान ना होइए, सब बताऊंगी। अब आर्टिकल 39 में आपके दो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 39 का D और आर्टिकल 39 का कैपिटल A। जिसने कहा टाइम हो गया वो पहले क्लास से चला जाए, सबसे पहले वो बच्चा जाए क्लास के बाहर जिसने कहा टाइम हो गया, क्योंकि उसका टाइम हो गया, अब वो जा सकता है। अब ध्यान से सुनना इस आर्टिकल को, 39 आर्टिकल 39 का D, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि चाहे मेल हो यानी कि पुरुष, या फिर फीमेल हो यानी कि महिला, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अगर ये कर रहे हैं समान कार्य, इक्वल वर्क, तो बताओ बेटा सैलरी भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल नंबर 39 का D कह रहा है कि महिला हो या पुरुष, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पर हैं, तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक बस देख लो, लिखा है राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन। द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू एवरी सिटीजन वेदर मेल और फीमेल। स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य तो समान ही वेतन। और प्यारे बच्चों, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39 का कैपिटल A। अब कैपिटल है तो क्या होगा? अमेंडमेंट। तो प्यारे बच्चे, इसे एड ऑन किया गया, इसे जोड़ा गया। और किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? तो जोड़ा गया, लिखिएगा, आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और इसमें क्या है मैम? इसमें है बेटा आपका निशुल्क विधिक सहायता, ऐसे लिखना, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, और निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। इंग्लिश में लिखिएगा, इक्वल जस्टिस and free legal aid and free legal aid। यानी कि ये आर्टिकल कह रहा है कि सभी को समान न्याय मिले, सभी को समान न्याय, इक्वल जस्टिस मिले। इसके लिए ऐसे लोग जिनके पास खुद का वकील करने का पैसा नहीं होता,
जिनके पास खुद का वकील करने का पैसा नहीं होता तो आपको ध्यान रखना है, उसको क्या करना चाहिए, उसको फिर सरकारी वकील देना चाहिए। आप यहां पे ध्यान रखें कि यह आर्टिकल उन लोगों के लिए है जिनके पास वकील करने का पैसा नहीं होता। तो यहां पे यह आपका डीपीएसपी कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास खुद का वकील करने की औकात नहीं, जिनके पास खुद का वकील करने के लिए पैसा नहीं, उन्हें सरकारी वकील दो। जब वकील होगा तभी तो न्याय मिलेगा, क्योंकि उसका भी पक्ष रखा जाना जरूरी है। कौन कह रहा है? डीपीएसपी कह रहा है। आप कह रहे हैं पीवाईक्यू की क्लास ले लो वीरबल, मेरी 20 अगस्त को रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर सुबह में 9 बजे पॉलिटी की मैराथन होने वाली है। और पूरी पॉलिटी की मैराथन में आपको उस मैराथन के अंदर पूरी पॉलिटी एक क्लास में खत्म मिलेगी, वो भी आपकी चैप्टर वाइज। तो आप उस क्लास को ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आर्टिकल नंबर 40, ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपने बहुत ज्यादा इतिहास में इनके बारे में पढ़ा होगा, गांधी जी। पहले तो आर्टिकल 40 लिख लो, क्या है? केवल लिखना है पंचायतों का गठन करने का निर्देश था, पंचायतों का गठन। और पंचायतें कहां गठित होती हैं? गांव में। केवल इतनी बात की गई, कहा गया सरकारों को कि सुनो सरकारों, अगर तुम्हें गांव का विकास करना है तो उसके लिए पंचायत चाहिए, तो तुम्हें पंचायतों का गठन करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए? पंचायतों का गठन करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। तो सरकारों ने कहा ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे गांधी जी का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक आप विकास को विकास नहीं कह सकते, तब तक आप विकास को विकास नहीं कह सकते। तो यहां पे ध्यान से सुनो, सरकारों ने कहा ठीक है भाई। अब सरकारों ने इस आर्टिकल पे क्या काम किया? तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आपके संविधान में संशोधन हुआ, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा नंबर का अमेंडमेंट हुआ मैम? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और ये अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद में क्या किया गया? उसके बाद में आपके ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, आपकी कर दी गई। किस पार्ट में है पंचायत? तो पार्ट 9 में है, भाग 9 में सरकार ने इनको रख दिया। और आप बताएंगे कौन सी शेड्यूल में है। और बेटा आर्टिकल 243 से लेकर 243 का कैपिटल ओ। कैपिटल क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई हैं। तो आपकी सरकार से कहा गया पंचायतों का गठन करो, सरकार ने कहा ठीक है, मैंने कर दिया। आप बताएंगे किस शेड्यूल में है, आप बताएंगे किस शेड्यूल में है, जल्दी से। तो सरकार ने काम किया ना, जो डायरेक्शन उसे दिया गया था उसने उस पर काम किया ना? जी मैम। उसे कहा गया पंचायतों का गठन करना है तो सरकार ने कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लिखा है 11th शेड्यूल, शाबाश बच्चों। कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई? शेड्यूल कौन सी है मैम? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है प्यारे बच्चे? 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ऐप पे नहीं पड़ेगी मैराथन, नहीं ऐप पे नहीं पड़ेगी, वो यूट्यूब पर ही होगी वो। उसमें मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी। अब देखो आर्टिकल 41, ध्यान से सुनना, केवल कीवर्ड पकड़ो, केवल कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं।
कीवर्ड्स हर आर्टिकल के, क्योंकि आप आर्टिकल्स को रट नहीं सकते, समझना होगा आपको। अब देखिएगा यहां पे आर्टिकल नंबर 41 किस किस की बात कर रहा है, मैं कीवर्ड्स केवल यहां लिखूंगी। कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास योग्यता है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उनको क्या मिलना चाहिए, रोजगार। यानी एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, जो लोग योग्य हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। साथ साथ लोगों को शिक्षा, एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां लिखा है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, रोजगार व शिक्षा। उसके बाद बेकारी, बेकारी किसको कहते हैं, जब नौकरी नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार। ठीक है, बेरोजगारों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार। जो लोग बुढ़े हैं, बीमार हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए, पब्लिक हेल्प। तो बुढ़ों के लिए क्या किया मैम, वृद्धा पेंशन योजना आ गई, वृद्धा पेंशन योजना। जो लोग बीमार हैं उनके लिए क्या किया, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। साथ साथ आपको पता है कि यहां पे सरकार ने क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया है। तो ये सब सरकार क्या कर रही है, इनको इंप्लीमेंट कर रही है। अब मैम आपने कहा योग्यता के अनुसार रोजगार, तो बिल्कुल, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको अधिकार दिया है सरकार ने। शिक्षा मैम 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको। अब मैम बेरोजगारों को रोजगार, इसका मतलब बेटा आपने देखा होगा गांव में, जो लोग गांव से हैं वो अच्छे से समझेंगे कि गांव में जब किसान फसल बोता है और उसके बाद जब फसल काटने का समय होता है तो उस बीच में गैप होता है, और किसान गांव से शहर में आता है क्योंकि उसे तो उस समय भी अपना परिवार चलाना है, उसे उस समय भी अपना परिवार चलाना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर उसे उस समय परिवार चलाना है तो वो शहर में आएगा क्योंकि गांव में तो उसके पास काम है नहीं। तो यहां पे सरकार ने सॉल्यूशन निकाला और क्या लेकर आ गई, मनरेगा। क्या लेकर आ गई, मनरेगा, ये लेकर आ गई। मनरेगा में आपके प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को काम का अधिकार मिलता है। तो सरकार सब पर काम कर रही है। क्वालिफिकेशंस हैं तो गवर्नमेंट जॉब लो। शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए क्या कर दिया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, आगे के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, बेरोजगारों को रोजगार के लिए मनरेगा लेकर आ गई, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन योजना लेकर आ गई, उसके बाद बीमारी में सरकारी अस्पताल आ गए, आयुष्मान योजना आ गई, ये सब हो गया। महेंद्र बिश्नोई जी आर्टिकल 40 केवल इतनी बात कह रहा था सरकार से कि सरकारों पंचायतों का गठन करो। सरकार ने कहा ठीक है, अब गठन करना था तो संविधान में इनको रखना था, तो संविधान में इन्हें जोड़ा गया। पंचायतों को जोड़ने के लिए क्या होगा, संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक आपका क्या है प्यारे बच्चे, आपकी पंचायत है। ये आपका आर्टिकल 40 और ये था 41। अब आ गया आपका आर्टिकल नंबर 42। आपका आर्टिकल नंबर 42। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम जो मनरेगा है वो नहीं मिलता। बेटा मनरेगा हर जगह है। अब जो बीच के लोग होते हैं वो करप्शन करते हैं। करप्शन भी तो बहुत है आपके देश में, करप्शन भी तो बहुत है। पंकज बस कीजिए बेटा, एक कमेंट इतना नहीं करना चाहिए, इतना कमेंट नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो
अगर आप किसी ने, मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तुम नहीं मानोगे, अगर अब किसी का कमेंट मेरे पास ये आया कि क्लास बंद करो टाइम हो गया है, मैं उसे अभी नाम नोट करके ब्लॉक करवाऊंगी। अगर अब किया तो मैं यहां पढ़ा रही हूं, इतने अच्छे से चीजें आपको बता रही हूं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, टाइम में इंटरेस्ट है, किससे मिलने जाना है, कौन इंतजार कर रहा है आपका। विनय पेपर आपसे पूछ के नहीं बनेगा, एसएससी जीडी में आपके जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। मनरेगा में प्यारे बच्चों गांव में ही आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाता है। हां जी, आयुष्मान योजना। अब ध्यान से सुनिए आगे। बेटा एंग्री नहीं हो रही हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी कभी आपके घर वालों को डंडा उठाना पड़ता है, ठीक है। नहीं मानोगे ना, चलो फिर तुम मजाक में ले रहे हो शायद, मैं अभी नाम नोट करती हूं। चलो अब ये रहा पेन, ठीक है, राहुल का नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है। आगे बोलिए और कौन है, राहुल, और कौन बोल रहा है, बोलिए जल्दी से, ठीक है। एम करके एक बच्चा है, एम और राहुल, और बोलिए बताइए। आज मैं तुम लोगों से ही निपट लूं पहले, टाइम वालों से निपट लूं पहले, बाकी बात बाद में। राहुल और एम, और बताइए किस किस को लग रहा है टाइम हो गया है। पढ़ने पे ध्यान दिया करो, फालतू की बातों पर नहीं, ठीक है, ठीक है। रोहित चौहान का भी नाम आ गया है मेरे पास। चलो 3 बच्चे तो हो गए, और बेटा आज ब्लॉक करवाऊंगी तुम्हें, और अगर मुझसे पूछा जाएगा क्यों करवाया है मैम, तो बोलूंगी कि सर पढ़ाने नहीं देते हैं। राहुल, एम और आपका चलो अब बोलते जाओ, मैं नाम लिखती चली जाऊंगी, बोलते जाइए आप लोग, मैं भी इसी काम पे हूं आज। चलो अब देखिएगा आर्टिकल नंबर 42, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप ही से रिलेटेड है, और वो आर्टिकल क्या है बताइए जल्दी से, देखिएगा यहां पर आर्टिकल नंबर 42 प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी व्यक्ति है और इससे क्या कराना है, कोई कार्य करवाना है, कोई कार्य करवाना है, तो ये जो व्यक्ति है उसे क्या होना चाहिए, इस कार्य को करने में खुशी होनी चाहिए, मतलब वो कार्य उसके हिसाब से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। क्लियर है, कहने का मतलब है आर्टिकल 42 राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, यानी ऐसा कोई भी कार्य, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, जिसे वो करने में सक्षम हो, ठीक है। उसके अनुसार का मतलब है जिसे व्यक्ति करने में सक्षम हो, जिसे व्यक्ति करने में सक्षम हो। अब मैम वो कैसे होता है, ध्यान से बेटा, आपने देखा होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उससे पहले मेडिकल होता है। वो क्यों होता है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी जॉब में ना पहुंच जाए जहां पर उसे काम करने में दिक्कत हो। जैसे मैं हूं, अगर मुझे बोला जाए आप फौज में चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि मुझे आईसाइट मेरी इतनी वीक है, मुझे चश्मे के बिना दिखता ही नहीं है, पता चलेगा दुश्मन मुझे गोली मार के उड़ा देंगे। या फिर एक आपका अस्थमा का जो अस्थमा है, अस्थमा का बीमार एक व्यक्ति है, आपने उसे एक ऐसी जगह भेजा जहां पे बहुत धुआं और बहुत ज्यादा जो है धूल है, तो क्या होगा, वो बेचारा मर जाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति से ऐसे काम करवाइए जिसे करने में वो कैपेबल हो, जो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अच्छे हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी आपका जो मेडिकल किया जाता है वो क्यों, क्या आप उस जॉब के लिए फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, 42। और ये एक और बहुत अच्छी बात कहता है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन। आपने देखा है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके डिलीवरी का समय होता है,
ठीक है, जब उसकी डिलीवरी का समय होता है तो उस समय वो बहुत वीक हो जाती है, तो उससे उस समय काम नहीं करवाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या दिया है उसे, मैटरनिटी रिलीफ। क्या मैम सरकार ने किया है? बिल्कुल किया है भाई। ऐसा ही कार्य, ऐसी ही नौकरी आपको दी जाती है जिसे आप करने में सक्षम हैं। अगर आप टीचर बनने की आपके अंदर क्वालिटी है तो ही टीचर की जॉब मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जी लवकुश मीना जी, बेटा ऑल द बेस्ट जरूर करिएगा, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, और टाइम भी बताती हूँ, कल मैं 11 बजे ऑफिस जाऊंगी और 3 बजे तक लगभग ऑफिस में रहूंगी, तो आप उसी टाइम कॉल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, तो हाँ बेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, मतलब उस समय महिलाओं को आराम की जरूरत होती है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 42। आप कितना भी कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट लूंगी ही नहीं, पढ़ाने का फ्लो खराब होता है। आपको कितना भी समझा लो, आपके सामने हाथ जोड़ लो, लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। प्यारे बच्चे, इस आर्टिकल में एक ही चीज पर फोकस है। आर्टिकल नंबर 43 किसकी बात करता है? कुटीर उद्योग। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। मैम ये क्या होती हैं? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज। और प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज ज्यादातर कहां ओपन करने की बात की जा रही है? गांव में। कहा जा रहा है कि छोटे छोटे उद्योग खोलने चाहिए। किस आधार पे? तो आपको व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल तरीके से, और सहकारी आधार पर यानी कि कोऑपरेटिव बेसिस। सहकारी मतलब ग्रुप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, हाँ बेटा, अब प्राइवेट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने कर दिया है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि वो मैटरनिटी रिलीफ दे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कंपलसरी है। सरकार ने ये कर दिया है, और अब जो भी प्राइवेट सेक्टर जहां बड़े ऑफिसेस हैं वहां पर भी है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। गांव में जा रहे हैं हम लोग। अब एक कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एग्जाम्पल, घरों में पापड़ बनाना, अचार बनाना, ठीक है, या फिर चूड़ियां बैंगल्स बनाना, या फिर बिंदियां बनाना, ठीक है, कपड़े सिलना, ये सब क्या है? छोटे छोटे से काम हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के तरह से होती हैं। अब जैसे चूड़ियां बनाना, बैंगल मतलब जो बैंगल्स का काम है, बिंदी का काम है, कढ़ाई का काम है, ये घर में कर सकते हैं इंडिविजुअल तरीके से। और ये कहां पे बात हो रही है? रूरल एरिया में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें बढ़ावा देने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बेटा गांव के लोग काम की तलाश में शहर आते हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज वहीं पर ओपन हो जाएंगी तो उसके बाद उन्हें शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने ऐसा किया है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे घर में कर सकते हो इंडिविजुअल तरीके से। और अगर आप कोऑपरेटिव यानी कि एक साथ मिलकर करना चाहते हो, तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़े लेवल पे पापड़ और अचार का काम किया जाता है। ठीक है, एक जगह पे एक काफी बड़ी जगह लेकर वहां पे मशीनें लगाकर महिलाओं को काम दे दिया जाता है सिलाई का। तो ये सब क्या है? गांव में ही काम करना। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के ये एग्जाम्पल है। आप कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल तरीके से भी और आपके क्या कहते हैं कोऑपरेटिव तरीके से भी रह सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद प्यारे बच्चे इसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन की बात हुई है यहां पर। मैं हाथ से लिखकर बताती हूं, आर्टिकल 43 का बी। अब बेटा कैपिटल वर्ड है, इसका मतलब अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किया गया है? तो आप लिखेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011।
2011, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। और इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 43 के बी में इसको एड ऑन करके इसमें रखा गया सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, फॉर्म्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई एग्जाम्पल है मैम? है तो प्यारे बच्चे है, इसका एग्जाम्पल है डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी उद्योग। आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसा ग्रुप जो इकोनॉमिक बेस पर जुड़ता है, आपस में पैसा कमाने के लिए, बातें करने के लिए नहीं, गॉसिप करने के लिए नहीं। अगर मान लो कि लोगों का एक ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग जो साथ में जुड़ेंगे वो इकोनॉमिक बेस पर, यानी कि जिससे इनको इनकम हो, जिससे इनको इनकम हो। तो क्या किया जाएगा कि जब इनकम होना शुरू होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, एग्जाम्पल फॉर डेयरी इंडस्ट्रीज, यानी कि ये भी चल रही हैं। क्लियर है बेटा? और अब कल से फिर हम पढ़ेंगे आपका समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कल आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है, तो एक बार अपना शेड्यूल जरूर देख लेना। हो सकता है 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए क्लास को यही विराम देते हैं। हाँ चंदन जी छोड़ दिया है, बहुत दिक्कत में हो तुम लोग, जिंदगी में इतना परेशान हो तुम, अभी से पूरी लाइफ पड़ी है। सीए का मतलब है पलक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पलक सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास 5 मिनट हैं। बेटा बताया ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक बेस पर जुड़ते हैं। बताइए जल्दी से। देखो बेटा गुस्सा मत करो, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है जॉब। जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतनी जल्दी आप रिवीजन करेंगे और उतनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर। आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, अभी आपको सर दर्द हो रहा है, अभी से चीजें हो रही है, आगे जाकर तो बहुत काम करना है। हमें भी तो सुबह से शाम तक पढ़ाना होता है, हम भी तो पढ़ाते हैं, आपको तो सिर्फ पढ़ना होता है, हमें बोलना भी होता है आपसे, आपकी बातें भी सुननी होती हैं। आप लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हो वो भी हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपसे नाराज नहीं होते। तो आप टीचर के साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर सकते, करना चाहिए आपको। और आगे से मैं उम्मीद रखूंगी कि आप आगे से मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आप सच में सपोर्ट करेंगे तो थम्स अप करके जाइएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं। ये का मतलब हिंदी में होता है संविधान संशोधन।